नमस्कार। जनपक्ष में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हमारे साथ जनपक्ष में लखनऊ से डॉक्टर रूबीराज सिन्हा जी जुड़ चुकी हैं। डॉक्टर रूबीराज सिन्हा लखनऊ की जानी मानी सामाजिक कार्यकर्ता हैं। आपका परिचय आपके सामाजिक कार्य है, साथ ही साथ अभी हम विमर्श के दौरान तमाम आपकी रुचियों से लेकर के, दायित्वों से लेकर के, सामाजिक कार्यों के क्षेत्र में आपने क्या किया है, हम एक के बाद एक कोशिश करेंगे कि आज के विमर्श में हम आपसे उन चीजों को पूछ सकें। डॉक्टर साहब, सबसे पहली बात तो यह है कि हम लोग एक कठिन समय से सारे लोग गुजर रहे हैं। कोविड-19 का एक संकट काल, बहुत बड़ा संकट काल है। इस कोविड-19 के संकट काल में आपने सबसे पहले परिवार को कैसे संभाला? जो इंस्ट्रक्शन आए तो परिवार को जी नमस्कार अरविंद जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बिल्कुल सही कहा कि इस समय कोरोना महामारी से हमारा भारत ही नहीं पूरी दुनिया पीड़ित है, और कहीं ना कहीं देखा जाए तो नेचर भी बैलेंस चाहती है, क्योंकि हम लोगों का जो तराजू है वो ऐसा हो रहा था, एक ऊपर और एक बहुत नीचे। तो नेचर भी बैलेंस चाहती है, तो शायद इसीलिए ये कोविड आया। और मैं जो हूँ बीइंग अ डॉक्टर, हर चीज को बहुत पॉजिटिव लेती हूँ। तो मैंने जितना 4 महीने का ये लॉकडाउन निकाला, इसमें मैंने यही देखा कि बहुत ज्यादा कुछ हमें सिखा के गया है। ये कोविड सिखा रहा है अपनी फैमिली से, अपनी संस्कृति से। जो चीजें हम भूल गए थे वो सब वापस आ रही हैं, पुरानी चीजें। जो पेरेंट्स बच्चों को बोल बोल के थक गए थे कि बेटा हाथ धो, ये करो, समय से सो, समय से उठो, कोविड ने वो सारे काम आसान कर दिए। तो ईश्वर का दिया हुआ हर चीज हम पॉजिटिवली एक्सेप्ट करते हैं। और मैंने भी अपने परिवार को ऐसे ही संभाला कि जो चीजें, जो सुबह एक नियम से उठना, हाथ धोना, फल खाना, थोड़ा सा मेडिटेशन करना, थोड़ा योगा करना, इन सब चीजों को बांध के फूलों का गुलदस्ता बनाया और उसी को हम लोग फॉलो कर रहे हैं। जी, बहुत बहुत बढ़िया आपने बताया। और आपने बताया कि परिवार को आपने कैसे संभाला। हमारी जनपक्ष की जो टीम है वो अभी डॉक्टर साहब बहुत छोटी एक टीम है, लेकिन इस छोटी टीम के सहारे कोविड-19 के दौर में हमने ये कोशिश की कि हम लोगों से बात को समझे, खास कर परिवार को चलाने वाले जो अपने विमर्श में सबसे परिवार को कैसे संभाला। फिर हम चाहते हैं कि आप क्योंकि कोविड-19 में सारे लोगों का जो पर्सनल था या पर्सनल दिलचस्पी होती है तमाम कामों में, वो भी कहीं ना कहीं प्रभावित हुई है। तो आप बताइए हमारे दोस्तों को कि आपकी व्यक्तिगत रुचियां क्या है? देखिए, जैसा कि मैं आपको बता दूं कि मैं होम्योपैथिक डॉक्टर हूं, और इसके अलावा अपनी सासू माँ के नाम पर वैदेही वेलफेयर फाउंडेशन नाम की सामाजिक संस्था भी चलाती हूँ। और अपनी संस्था का नाम सासू माँ के नाम पे रखने का मेरा यही एक उद्देश्य था, और यही एक उदाहरण देना चाहती थी कि हमेशा बेटा या बेटी ही अपने माता पिता का नाम रोशन नहीं करते हैं, कभी कभी हमारी जैसी बहुएं भी अपने सास ससुर का नाम रोशन करती हैं। तो रुचि में तो आप ये कह लीजिए कि एक डॉक्टर होने के नाते मैंने शुरू से ही हेल्थ कैंप बहुत किए हैं, और अब तक इन 4 सालों में मैं करीब 20,000 से ज्यादा लोगों को निःशुल्क स्वास्थ्य सेवाएं दे चुकी हूँ। तो ये मेरी सबसे बड़ी रुचि है कि जब एक काम करके इंसान को खुद सेटिस्फेक्शन मिलता है, आप एक काम करियो, जब आप संतुष्टि मिलती है, वो इंसान की सबसे बड़ी रुचि होती है। तो मेरा काम ही मेरी सबसे बड़ी रुचि है, एक डॉक्टर होने के नाते लोगों की मदद करना। दूसरा, अपनी सासू माँ के नाम पे जो मैं संस्था चला रही हूँ, तो जो महिलाएं जरूरतमंद हैं, हम तो शहर में आ गए, पढ़ लिख गए, सारी सुविधाएं मिल गई, लेकिन जो महिलाएं गांव में हैं और जो शौचालय में भी बैठना नहीं जानती हैं, उल्टा बैठती हैं, सैनिटरी पैड देकर आते हैं, उनको यूज
करना नहीं जानती हैं, उनको अवेयर करना, जागरूक करना ही मेरी रुचि है। इसके अलावा मैं थोड़ा बहुत गुनगुनाती भी हूँ और लिखती भी हूँ सर। जी जी, बहुत बढ़िया। और आपने जो अपनी रुचि बताई, ये रुचि के साथ साथ एक सामाजिक दायित्व की श्रेणी में भी आता है। और इस बात का अनुरोध वर्तमान प्रधानमंत्री लगातार उन्होंने तो एक संबोधन किया था, उस समय बहुत से लोगों को आपत्तिजनक लगा था। उन्होंने 2014-15 में कहा था कि पहले शौचालय उसके बाद देवालय। तो तमाम जो सनातन धर्मी है उनको भी वो बात अखरी थी। समय के अनुसार ये सिद्ध हो गया कि हाँ, जो हमारा जीवन कितना साफ सफाई का ये महत्व है। अब आपने, हमारे जो टीम से एक सवाल आया है, बतौर सामाजिक कार्यकर्ता कार्य कब से शुरू किया आपने, और आपने अपने संगठन का कब और कैसे किया? देखिए, आप बता चुकी हैं कि आपने अपने संगठन का वैदेही वेलफेयर का नाम अपनी सासू मां पर रखा, लेकिन हमारे ये सवाल हमारा था कि आपने ये नाम को रखा, लेकिन उसका उत्तर आपसे पहले मिल चुका है। तो हमारी टीम ने उसके लिए ये सवाल दिया कि आपने कब से शुरू किया? जी सर, मैंने सामाजिक कार्यकर्ता के तौर पे अपनी वैदेही वेलफेयर फाउंडेशन संस्था कैसे आया? जी सर, सर मैंने 2016 में अपनी संस्था खोली, 14 फरवरी 2016 में, और बिना किसी से 1 रुपए की स्पॉन्सरशिप लिए इन 4 वर्षों में 450 से ज्यादा सामाजिक कार्य करके मैंने एक रिकॉर्ड बनाया है, एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है। जैसा कि मैंने बताया कि हम महिलाओं को अपने घर में अपनी माँ, अपनी सासू माँ ही शुरू से एक आदर्श महिला लगती है। तो मुझे शादी के बाद ऐसा लगा कि हम अपने माता पिता के लिए तो करते हैं, क्यों ना मैं अपने सास के नाम पे एक संस्था खोलूं, लोगों को ये उदाहरण दूं कि हम जैसी बहुएं भी कभी कभी अपने सास ससुर का नाम रोशन करती हैं। और मैं अपने पति इंजीनियर प्रशांत प्रवीण सिन्हा को एक तोहफा देना चाहती थी। तो इसीलिए मैंने अपनी सासू माँ वैदेही श्रीवास्तव जी के नाम पर संस्था का नाम रखा, और मैंने ये मुद्दा उठाया कि जो जरूरतमंद लोग हैं, जरूरतमंद महिलाएं, जैसा कि मैंने अभी बताया, हम लोग तो पढ़ लिख गए, शहर में आ गए, सारी सुविधाएं हैं। आप अभी भी गांव में जाके देखिए कितनी लोगों को जरूरत है। तो मैं अपनी स्वास्थ्य सेवाएं देके निःशुल्क सैनिटरी पैड मैंने 25,000 से ज्यादा इन 4 सालों में वितरित किए हैं। कल भी बेटी दिवस पे मैंने डिस्ट्रीब्यूट किए हैं। मैं उन महिलाओं को जाके बताती हूँ, सिखाती हूँ, रोजगार के भी अवसर देती हूँ कि एक महिला, बिना पढ़ी लिखी महिला जिसका पूरा परिवार है, घर में रह के कैसे 200-300 रुपए रोज कमा सके और अपने परिवार का भरण पोषण कर सके, अपने पति की मदद कर सके। यही मेरा एक जागरूकता अभियान है, यही छोटी सी सोच है कि समाज को कुछ दे पाऊं। अपने लिए तो सर हर इंसान करता है, अगर समाज के लिए कुछ नहीं किया तो सब बेकार है। तो इसी सोच को लेके सैनिटरी पैड डिस्ट्रीब्यूशन, हेल्थ कैंप, कल्चरल इवेंट और महिलाओं को रोजगार देना, अचार, पापड़, बुनाई, सिलाई, कढ़ाई, मेरी संस्था से 300 से ज्यादा महिलाएं जुड़ी हुई हैं। आपको रोकना चाहेंगे। दरअसल हमारा अगला प्रश्न जनपद का आपसे लगभग यही है कि अपने और अपनी संस्था द्वारा किए गए कुछ सामाजिक कार्यों को आइए, और इसमें भी कि क्या कोविड-19 के संकट काल में आप लोग अपने रोजगार को बनाए रखा करते हैं। आपसे जैसे जब तय हुआ कि आप हमारे शो में आएंगी, समझेंगी, तो हमने फेसबुक पर आपकी प्रोफाइल को कायदे से देखा, अच्छे से देखा। एक तो हम देखते हैं फेसबुक के फ्रंट पर होने के कारण, लेकिन हमने कल से देखना ये शुरू किया कि आप हमारी फेसबुक फ्रेंड है, वो अलग बात है, लेकिन हमारे अब जनपद की डिबेट में आएंगी, कुछ सामाजिक सरोकार की चर्चा होगी। तो हमने जाके स्क्रॉल करके नीचे तक देखा, तो तमाम चीजों में हमने देखा कि आपने सोशल वर्क कोविड-19 में भी किया है, लेकिन केवल हमारे देखने से या कुछ लोगों को देखने से काम नहीं चलना है। इसलिए ये सवाल जनपद की टीम आपसे पूछती है, और हम चाहते हैं कि आप पूरा इत्मीनान से, आपके पास, हमारे पास समय है, आप अपने कामों को बताइए, जिससे कुछ लोग प्रेरित होकर के उन कामों को करें। जी, ये हमारा सवाल।
बिल्कुल सर मेरी संस्था ने, जैसा मैंने आपको बताया, 4 सालों में 450 से ज्यादा सामाजिक कार्यक्रम करके एक कीर्तिमान स्थापित किया है। आप मुझे और मेरी संस्था को डायरेक्ट गूगल पे सर्च कर सकते हैं। मैं डायरेक्ट गूगल पे हूँ। मैंने बेटी बचाओ, पर्यावरण बचाओ, वृक्षारोपण, घरेलू हिंसा, जल संरक्षण, पर्यावरण बचाओ, फैशन शो, कल्चरल इवेंट, रोजगार, शिक्षा और इसके अलावा निशुल्क मेडिकल कैंप करके करीब 70 से ज्यादा विषयों पे मेरी संस्था कार्य कर रही है। जी बिल्कुल। और इसी बीच जो है कुछ लखनऊ के पत्रकार हैं, समाजवादी चिंतक हैं, रितेश मिश्रा जी, उनका अभी आपके लिए संदेश आया, सुंदर। और साथ ही साथ सुमन सिंह रावत बेहतरीन लिख रही हैं, और सुमन सिंह रावत को आप भी बेहतर जानती हैं। मेरी दीदी है, मैं आपको बताना चाहूंगी, वो मेरी बड़ी दीदी है, मेरी माँ समान है, मेरी दीदी है। उन्होंने मुझे और मेरी संस्था को बहुत सपोर्ट किया है। वो मुझे बहुत प्यार करती हैं, मानती हैं। उनके आशीर्वाद से ही मैं यहाँ तक पहुंची हूँ। और अरविंद जी, मैं आपको एक बात और सबको बताना चाहूंगी, जो लोग मुझे सुन रहे हैं, कल ही वैदेही वेलफेयर फाउंडेशन ने एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है। ये 4 महीने का जो लॉकडाउन हमारे माननीय मोदी जी ने कोविड में लगाया था, इसमें 51 ऑनलाइन कैंपेन हमने पूरे करके एक मुहिम, एक कीर्तिमान स्थापित किया है। उत्तर प्रदेश की पहली ऐसी संस्था है वैदेही वेलफेयर फाउंडेशन, जिसने 4 महीनों में 2500 से ज्यादा ऑनलाइन सर्टिफिकेट से लोगों को सम्मानित किया और जागरूक किया। इन सबकी जानकारी आप वैदेही वेलफेयर फाउंडेशन के पेज पे देख भी सकते हैं। एक महिला का नाम के साथ में 2500 सर्टिफिकेट पड़े हुए हैं। डॉक्टर साहब, हमने आपको जैसे बताया, और आपने सुमन जी के बारे में बताया, आपकी दीदी हैं, मां समान है। और सुमन सिंह रावत सारे व्यक्तिगत रिश्तों से अलग, मैं उनकी या उनका इंट्रोडक्शन सबको देता हूं जब वो हमारे शो में रहती है या उनकी टिप्पणी आती है। उन्होंने जो एक नए तरह से सेवा का भाव लिया, बीमार पड़े लोगों को उठाना, अस्पताल पहुंचाना, इसको परिवार के लोग नजर रहे हैं, सेवा करना बड़ा काम होता है। काम को जनपद की टीम एक बतौर और सोशल एक्टिविस्ट होने के कारण हम जब किसी से भी बात करते हैं तो उसकी एक्टिविटी कायदे से खंगाल लेते हैं। वही प्रश्न आपके सामने हम बात करते हैं, जिससे और जानकारियां वो लोगों तक पहुंचे। अब हम आगे आपसे अगला सवाल हमारे आ गया है आपसे। स्वास्थ्य निर्देशों और सोशल डिस्टेंसिंग को नकारने वाले तमाम नजर आते हैं। ऐसे लोगों के लिए क्या कोई संदेश देना चाहती है? अभी भी लोग नहीं मान रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का प्रयोग नहीं करते हैं। जी देखिए, जैसा कि माननीय मोदी जी ने कोविड में 3 से 4 महीने का लॉकडाउन रखा, एक ऐसे प्रधानमंत्री जो अपने घर के मुखिया की तरह हम लोग का हाथ पकड़ पकड़ के चल रहे थे, पर हर इंसान को अपनी रोजी रोटी भी देखनी होती है, देश की अर्थव्यवस्था भी देखनी होती है। इस वजह से लॉकडाउन खुल गया है। अब ये हमारी और आपकी जिम्मेदारी है। जिस तरह से अगर हम बाहर जाते हैं और अपनी गाड़ी कहीं पार्क करते हैं तो उसमें अच्छे से लॉक लगा के जाते हैं ताकि मेरी गाड़ी को कोई ले ना जाए या मेरे सामान को कोई नुकसान ना पहुंचा जाए। उसी तरह से हमें अपने शरीर की, अपने स्वास्थ्य की सुरक्षा करनी है, क्योंकि एक बात सबको समझना होगा अच्छी तरह कि ये जो कोरोना है ये एक कड़ी है, ये चेन है। अगर आपको हुआ तो आपकी फैमिली को, आपके रिश्तेदारों को, आपके दोस्तों को, और इस चेन को ही हमें तोड़ना है। तो मैं उन सभी लोगों से कहना चाहूंगी, बीइंग अ डॉक्टर और बीइंग अ वुमन, बहुत सिंपल सी बात है कि एक तो बार बार हाथ धोएं, मास्क लगाएं और सोशल डिस्टेंसिंग। वैसे भी आप ये देखिए, सोशल डिस्टेंसिंग बहुत अच्छी चीज है कि अगर आप किसी से दूर से बात करते हैं तो आप उससे सर उठा के उसकी आंखों में आंखें डाल के आराम से बात कर सकते हैं, और बहुत ज्यादा नजदीक होंगे तो आप इतना कंफर्टेबल होके बात नहीं कर पाएंगे।
तो ये बहुत अच्छी चीज है, इसको फॉलो करिए, फॉलो करते रहिए। कोविड को पॉजिटिव लीजिए। कोविड ने हमें बहुत कुछ सिखाया, हमारे बच्चों को बहुत कुछ सिखाया। पहले के लोग गमछा लेके चलते थे, पहले के लोग मुंह में लौंग डाल के चलते थे, पहले के लोग मुंह पे गमछा बांधे रहते थे, टोपी लगा के चलते थे। लेकिन आज के फैशन के दौर में वो सारी चीजें खत्म हो गई, एक दूरी बना के बात करते थे। तो वो ही चीजें कोविड हमें वापस ले आया है, कहीं ना कहीं हमारी संस्कृति से हमें जोड़ रहा है। तो लोगों को एक तो डिस्टेंस का पालन करना है, दूरी बना के रखिए। अगर आप अपने परिवार से प्यार करते हैं तो लोगों से दूरी बना के रखिए और मास्क पहन के बाहर निकलिए। लौंग, इलायची ये मुंह में डाल के रखिए। हमेशा याद रखिए, कोविड छूने से होगा। अगर आप किसी कोविड व्यक्ति को छूते हैं और उसका वायरस आपकी नाक या मुंह में जाता है और तो वो बॉडी में एंटर करता है। अगर कोविड का व्यक्ति आपके पास से गुजर जाएगा और आप मास्क लगाए हैं तो आपको कोई हानि नहीं होगी। लोगों से यही अपील करना चाहते हैं कि अगर आप खुद से और अपने परिवार से प्यार करते हैं तो मास्क जरूर लगाएं और डिस्टेंस रखें। देखिए, जो परिवार का मुखिया होता है उसके ऊपर परिवार की बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है और इस समय कोविड को हम लोगों को मिलके हराना है, इससे जीतना है, सुरक्षित रहना है। बिल्कुल बिल्कुल, आपका संदेश जो है जिन लोगों के पास पहुंचा होगा, तो जो लोग अभी लापरवाही कर रहे हैं शायद उनको सद्बुद्धि आ जाए। कल भी अपनी मन की बात में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं। खैर डॉक्टर साहब, आपने एक डॉक्टर का और एक सामाजिक जी डॉक्टर और सामाजिक कार्यकर्ता का आपने अपना बचाव जरूरी है। जी, और अब एक सवाल जो है, जो हमने देखा है कि आप बच्चों के बीच में भी आपकी फोटो कई बार देखी है सोशल मीडिया के आपके पेज पर, प्रोफाइल पर, बच्चों के बीच आप देखिए। और परिवार में भी बच्चे हैं, सबके रिश्तेदारी में, परिवार में, खुद के। तो आपकी दृष्टि में बच्चों को खुशी कैसे मिलती है? बच्चे कैसे खुश, आपको कैसे लगता है कि जी हाँ अरविंद जी, बहुत सुंदर सवाल अरविंद जी आपने पूछा है, जो मेरे दिल के बहुत करीब है। मैं आपको बस बीच में एक बात जरूर बताना चाहूंगी कि मैं होम्योपैथिक डॉक्टर हूँ, साथ में संस्था जो चलाती हूँ। इसके अलावा मैं कई चीजों से जुड़ी हुई हूँ और मैंने 50 से ज्यादा ब्यूटी कॉन्टेस्ट भी जीते हैं। तो खुशी का जो मापदंड होता है ना, चाहे वो बड़ा हो या बच्चा, आपने बच्चे के लिए पूछा है, आज के समय में बच्चों के लिए खुशी का मापदंड है कि बच्चों पे किसी तरह का आप प्रेशर मत डालिए। एक तो आज के समय में इतना कंपटीशन है, आप बच्चों को छोड़ दीजिए, आपके घर का बच्चा हो, उससे कहिए बेटा तुम पढ़ो और सिर्फ पढ़ो और जहां जो राह तुम्हें जानी है तुम वहां जाओ, हम किसी बात में तुम्हें मना नहीं करेंगे। जब बच्चे के ऊपर आप सारी जिम्मेदारी डाल देंगे और उसे सपोर्ट करेंगे, वो अपने आप अपनी राह पकड़ेगा और बहुत मन से खुश रहेगा कि मेरे माता पिता ने मेरे ऊपर किसी तरह का बोझ या जिम्मेदारी नहीं डाली। मैं जब भी किसी स्कूल में जाती हूँ, मैं हमेशा वहाँ की प्रिंसिपल और टीचर से ये कह के आती हूँ, आप मेरे वीडियोस भी देख सकते हैं, कि पेरेंट्स से कहती हूँ कभी किसी बच्चे को ये मत बोलिए कि बेटा तुम्हें फर्स्ट आना है, क्योंकि जब बच्चे को आप ये चीज बोल देते हैं तो उसके ऊपर प्रेशर आ जाता है। उसकी जो खुशी होती है कि मैं अपने मन से कुछ करके अच्छा दिखाऊं अपने माता पिता को, वो चीज दब जाती है। उससे बोलिए बेटा तुम पढ़ के जाओ, जितना आए उतना करो और खुशी खुशी पढ़ो। पढ़ाई को भी एक खेल की तरह लो, एक एंजॉयमेंट की तरह लो। अगर पेरेंट्स और बच्चे, जो एक जनरेशन गैप कम होगा, तो बच्चों को अपने आप खुशी मिलेगी, है ना। तो बच्चों को खुशी देने का सबसे अच्छा यही है कि बच्चों को बिल्कुल फ्री छोड़ दीजिए, बिल्कुल प्रेशर मत दीजिए। और देखिए बच्चे कितने खुश रहते हैं, खुशी खुशी पढ़ते हैं, लिखते हैं और जहां उनको जाना है वो अपना वहां पहुंच जाते हैं। बिल्कुल। मैं स्लम्स में काम करती हूँ, जाती हूँ जी, वहाँ छोटे छोटे बच्चे हैं, तो वो मुझे देखते ही तुरंत एकदम दीदी आ गई, हाँ बेटा क्या खाओगे, दीदी आज केक खाएंगे, टॉफी खाएंगे। इतने बच्चे कोमल होते हैं, हम लोगों में इतना भेदभाव। वो लाइनें मुझे याद आ रही हैं कि सुभद्रा कुमारी चौहान जी की, कि जात पात का भेद नहीं था, छुआछूत किसने जानी, बनी हुई थी आहा झोपड़ी और चीथड़ों में रानी।
तो बच्चे तो बहुत ही इतने कोमल होते हैं कि हम बड़े लोगों को उनसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। बच्चों को आराम से छोड़ दीजिए, जाओ बेटा पढ़ो लिखो मस्त रहो, गाने सुनो और सुन के पढ़ाई करो। जी बहुत बढ़िया। आपने सुभद्रा जी को भी उनकी कविता के माध्यम से उनकी याद ताजा की। और अगला हम आपसे समझना चाहते हैं, जो आपने थोड़ा सा बताया था हम, लेकिन हमारा हर प्रश्न को विस्तार से थोड़ा सा समझेंगे। और जरूरतमंद महिलाएं जब आश्रम में जाती हैं तो निश्चित रूप से वहां पर जरूरतमंद महिलाएं वहां पर ज्यादा संख्या में होंगी। उनको आत्मनिर्भर बनाने के, रोजगार से जोड़ने के लिए आपकी संस्था क्या करती है? आत्मनिर्भर होना बहुत अच्छी बात है। देश के प्रधानमंत्री हो या उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हो, दोनों सरकारें केंद्र और प्रदेश की महिलाओं को रोजगार से जोड़ने के लिए, जोड़ने के लिए, आत्मनिर्भर बनाने के लिए तमाम योजनाएं ला रही है, काम कर रही है। और सामाजिक संस्थाओं का, संगठनों का एक बहुत बड़ा दायित्व है कि सरकार की योजनाओं से जरूरतमंदों को जोड़े। आपकी संस्था इस दिशा में क्या योगदान दे रही है? हम चाहते हैं कि सारे दर्शक जो हमसे जुड़े हैं वो इसको समझें। जी देखिए सर, जो आप मुझे मौका दे रहे हैं, तो जो लोग मुझे सुन रहे हैं, मैं सबसे ये कहना चाहूंगी, सबसे बड़ी बात है जागरूक होना और जागरूक करना। मान लीजिए जैसे मैं सैनिटरी पैड देने जाती हूँ, मैंने दिया, उसको अगर किसी महिला को यूज करना ही नहीं आया तो वो उसके लिए बेकार है। आपके घर में वॉशिंग मशीन है लेकिन आपको वॉशिंग मशीन चलानी नहीं आती तो आपके लिए वो वॉशिंग मशीन बेकार है। सबसे पहले मैं अपनी संस्था से महिलाओं को, माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो इतनी अच्छी अच्छी योजनाएं लेकर आए हैं, उनको जागरूक करती हूँ गांव में जाके, क्योंकि उन बिचारियों को तो पता ही नहीं है कि हमारे मोदी जी ने, हमारे प्रधानमंत्री जी ने हमारे लिए, बच्चियों के लिए, बेटियों के लिए कितनी अच्छी योजनाएं निकाली हैं। उन्हें कुछ पता ही नहीं है। तो पहला काम तो जागरूक करना। अगर आपने किसी को सही रास्ता बता दिया, कोई गलत रास्ते जा रहा है, आपने उसका हाथ पकड़ के भैया ऐसे चले जाओ, तो ये बहुत बड़ा काम है। तो पहले तो आप भी, मैं भी, और जितने लोग मुझे सुन रहे हैं, कोई भी गरीब गुरबा जरूरतमंद मिले उसको योजनाओं के बारे में बता के जागरूक करिए। पहला काम हमारा कर्तव्य बनता है। हम लोग तो पढ़े लिखे हैं, पढ़ लिया तुरंत चले गए, अवेल कर ली। जो गरीब है, गांव में बैठा है, बिना पढ़ा लिखा है, उसे क्या मालूम कौन सी योजनाएं आ रही हैं। तो पहले तो जागरूक करने का काम मेरी संस्था करती है, मैं खुद करती हूँ। हर जगह चिल्ला चिल्ला के बोलती हूँ, बताती हूँ, लिख के बताती हूँ। दूसरा काम, मैं टिफिन सर्विसेज मेरे यहाँ से करीब 25 महिलाओं ने स्टार्ट किया है। जो महिलाएं बहुत ही परेशान हो गई थी, उनके हस्बैंड का जॉब भी चला गया था, तो खाना जो है डिब्बा बंदी करके सब जगह जाता है। इसमें उनके हस्बैंड, उनके बेटे, उनकी बेटी सब इन्वॉल्व हैं। घर में रह के, जो लोग कहते हैं कि महिला को हमेशा घर से बाहर निकल के कमाना होता है, गलत है। मेरी संस्था ने करके दिखाया है। घर में रह के सिर्फ रोटी बनाने की कला को उभारा है और घर घर डिब्बा पहुंचाया है और आज वो कमा रही हैं। दूसरी बात, जितना वेस्ट मटेरियल, पुरानी साड़ियां, पुरानी रुई, पुराने गद्दे, पुराने सामान से चादरें बनाना, दरी बनाना, डोरमेट बनाना, टोकरियां बनाना, गुड़िया बनाना, ये काम मेरी संस्था कर रही है। पुरनिया पे और जानकीपुरम की 3 स्लम्स हैं जहाँ पे मैं ये काम सिखाती हूँ। मेरे अंडर में जो लोग हैं वो वहां जाके सिखाते हैं, वो लोग बनाते हैं और इसको वो लोग सेल करते हैं। तीसरा काम कुल्हड़ का, कुल्हड़ पे पेंटिंग करने का काम सर मैंने ये रोजगार लोगों को दिया है। एक तो कुल्हड़ को पेंटिंग करके वो लोग उसको बेचते हैं तो उनका रोजगार बढ़ता है। एक तो कुल्हड़ बनाने वालों का भी रोजगार बढ़ता है, उनकी भी रोजी रोटी बढ़ती है। और उसको सुंदर सा पेंट करके जब वो बेचते हैं तो हम जैसे पढ़े लिखे लोग उसको लेते हैं तो उनका भी रोजगार बढ़ता है। तो इसके अलावा मैंने सैनिटरी पैड बनाने की मशीन बहुत जल्दी मैं 2 महीने के अंदर लगाने जा रही हूँ, जिसमें मैं महिला और पुरुष दोनों को इन्वॉल्व करूंगी कि सैनिटरी पैड बनाइए और बहुत कम रेट पे सबको दीजिए। तो इसी तरह से अचार बनाना, पापड़ बनाना, कचरी बनाना, सिलाई का काम की संस्था से करीब 30 से ज्यादा महिलाएं कर रही है। किसी को भी जरूरत हो वो मुझसे कांटेक्ट करे। मास्क बनाना, हमने इस लॉकडाउन में हजारों मास्क जो हैं वो इंस्टीट्यूट्स में, प्राइवेट फर्म्स में,
हॉस्पिटल्स में हर जगह दिए हैं और बहुत कम रेट पे दिए हैं, और इतना उस पे दिया है कि बनाने वाले की भी रोजी रोटी चल जाए और दूसरे का भी काम हो जाए। तो मैं तो एक बहुत छोटी सी चीज हूँ, एक छोटी सी कोशिश कर रही हूँ कि कहीं ना कहीं समाज को हाथ लगा दूं, अपना इस जीवन को मैं सफल बना दूं, कहीं हाथ लगा के। हो सकता है मुझसे जुड़ के 2-4 महिलाओं का रोजी रोटी चल जाए, किसी का जीवन सुधर जाए। तो बस एक छोटी सी स्तरीय कोशिश है हमारी। तो इस तरह से मेरी संस्था धीरे धीरे ही सही लेकिन महिलाओं को काम दे रही है कि महिलाएं आप घर बाहर ना निकलिए, आप अच्छे कपड़े और उसमें पैसे बर्बाद ना करिए, आप घर में रहिए, घर में बैठ के रोटी बनाइए, पुराने कपड़ों से दरिया बनाइए, अचार डालिए, पाबंदी करिए और हम आपकी मदद करेंगे। घर में रह के ही ये सब काम करिए। जी जी, बहुत बहुत आपने अच्छी समृद्ध जानकारी दी। इसी बीच एक कमेंट आया रितेश मिश्रा जी का, बहुत अच्छी बात लिखी। इस पर हम लोग लगातार जनपद में मौसम बदल रहा है, ऐसे में प्रतिरक्षण क्षमता कम हो रही है, क्योंकि हमें दूसरे मौसम में आने हेतु अनुकूल संघर्ष बढ़ जाए, कोविड-19 के और ज्यादा बचाव जी। और इसी बात की तरफ जो है डॉक्टर रूबी राज जी ने अपने पहले बताया है। दरअसल डेंगू का, चिकनगुनिया का और मलेरिया का प्रकोप, जेएस का प्रकोप तराई के बहुत है, और इससे संचार से लड़ने के लिए लगातार जो है प्रेरणा का काम योगी आदित्यनाथ जी करते रहते हैं। अब हम चाहते हैं कि डॉक्टर साहब, हम आपके लिए एक सवाल हमारा और आ रहा है। हम ये चाहते हैं कि आप ये बताइए कि जिन महिलाओं को आपने रोजगार से जोड़ा, रोजगार से वो जुड़ी, उनके परिवार, अभी जब कोविड-19 का ये दौर खत्म होगा, तो क्या वो लोग अपने रोजगार को उसको कंटिन्यूअस रखेंगी या पति अपने काम पर लौट जाएंगे या वापस तो ये काम छोड़ देंगी? मुझे लगता है कि उनको जारी रखना चाहिए, लेकिन वो क्या करेंगी? आप करीबी हैं तो आप समझती होंगी। जी जी अरविंद सर, बहुत अच्छा सवाल है। पहले सवाल का जवाब दे दूं कि जो सर ने मुझसे पूछा है बिल्कुल सही बात है, क्योंकि अब जाड़े का मौसम आएगा तो जाड़े में ज्यादा सर्दी जुकाम और मौसम बदलता है। 2-3 चीजें फॉलो करिए। मैं 100% में टीवी इस पे बोल रही हूँ सामने, आप इसको फॉलो करिए, आपको कभी कोई बीमारी नहीं होगी। सुबह ब्रश करने के बाद 2 लहसुन की कली आप पानी से इसको खा लीजिए, और रात में सोते समय नाक में सरसों का तेल लगाइए और गिलोय, किसी भी तरह गिलोय का आप सेवन करिए, और 1 चम्मच शहद हल्दी डाल के, जो इसका नियमित प्रयोग करेगा, कोई बच्चा कोई बड़ा कोई बीमार नहीं पड़ेगा और आपकी अंदरूनी शक्ति भी बढ़ी रहेगी। इसके अलावा आर्सेनिक अल्प और कैम्फर होम्योपैथिक बनवा के घर में रख लीजिए, टॉनिक की तरह लाइन से पूरा परिवार खाए। 6-6 गोली अदल बदल के, एक दिन आर्सेनिक अल्प, एक दिन कैम्फर, 6-6 गोली रात में सोते समय बच्चे बूढ़े बुजुर्ग सबके मुंह में डाल दें। ये आपका एक सिक्योरिटी कवच है, जैसे हम लोग किसी पे सिक्योरिटी गार्ड लगा देते हैं। दूसरी बात जो आपने मुझसे पूछा कि जब ये कोविड खत्म हो जाएगा, जैसा मैंने आपको पहले भी कहा, बीइंग अ डॉक्टर मैंने कोविड को बहुत पॉजिटिव लिया है। कोविड हमें बहुत कुछ सिखा के गया है, बहुत कुछ बना के गया है। कोविड जब खत्म होगा तो वो महिलाएं जो सिर्फ अपने पति की रोजी पर रहती थी, वो कामकाजी महिलाएं बन चुकी होंगी, बन चुकी हैं। पति अपने काम पे जाके कमाएंगे, बेटा अपने काम पे जाके, और वो घर की महिला घर के सारे काम निपटा के अपने घर के आंगन में बैठ के ही अपनी रोजी रोटी को चलाएगी। डिब्बा बंदी से, अचार से, कपड़े सी के, पुराने कपड़ों से, वेस्ट मटेरियल से, उन्हीं चीजों से अपनी रोजी रोटी को वो जारी रखेगी। तो मेरे लिए, आपके लिए और हम सबके लिए बहुत गर्व की बात है कि कोविड हम सबको सिखा के गया, एक बिना पढ़ी लिखी महिला को भी आत्मनिर्भर बना के गया। इससे ज्यादा सर आप क्या लेंगे कोविड से? हमारे बच्चे जो हैं वो पूरी दिनचर्या का पालन करने लगे, हम सब लोग हाथ धोने लगे, डिस्टेंस करने लगे, हरी सब्जियां खाने लगे, काढ़ा पीने लगे और आत्मनिर्भर हो गए। और क्या कोविड से लेंगे आप लोग? कोविड ने बहुत कुछ देकर हमें जा रहा है कोविड सर।
कोविड के ये हमको जो जीवन शैली में फायदे मिले हैं वो वास्तव में बहुत अच्छे हैं, लेकिन कोविड का जो संक्रामक रूप है वो बड़ा खौफनाक है, इसीलिए उससे हमें बच के रहना है। देखिए, अब हम विमर्श में अपने कुछ हमारा अपना तरीका होता है और हम चाहेंगे, हम विमर्श के आखिरी समय में हैं, लेकिन जब तक विमर्श खत्म हो हम चाहते हैं कि आप हमारे जनपद के विमर्श में नियमित रूप से शामिल हो। ये आप तय करके करिएगा। साथ में आपके वैदेही फाउंडेशन से जुड़े हुए लोग हैं या जो भी लोग आपके संपर्क में हैं, वो अगर हमारे साथ आएंगे, आपके साथ वो भी पार्टिसिपेट करेंगे तो सबकी बात आएगी। अब एक सवाल हम आपसे पूछने जा रहे हैं और इस सवाल का उत्तर लगभग शायद मुझे मालूम है, लेकिन मैं कंफर्म कर रहा हूं और इसका उत्तर आप चाहते हैं, ये उत्तर आपको देना है। आपकी संस्था या आप लखनऊ के किस व्यक्ति को अपना आदर्श मानती हैं? लखनऊ के किस व्यक्ति को आप अपना आदर्श मानती हैं, से प्रेरित होती हैं? जी सर, आपने बहुत ही दिल को छू लेने वाला प्रश्न पूछ लिया। क्यों? और वो भी एक महिला से, क्योंकि महिला के जीवन में उसकी माँ, शादी के बाद पति, बच्चे, ये सब बहुत योगदान रखते हैं। और मेरे जीवन में भी मेरे पति इंजीनियर प्रशांत प्रवीण सिन्हा बहुत बड़ा अहम स्थान रखते हैं। आज जो कुछ भी मैं हूँ वो उन्हीं की वजह से हूँ। और जैसा मैंने आपको बताया कि अपनी सासू माँ के नाम पे मैं वैदेही वेलफेयर फाउंडेशन संस्था चलाती हूँ, वो मेरी प्रेरणा स्रोत हैं, इसमें कोई शक नहीं है। मेरी माँ, मेरी सासू माँ ही प्रेरणा स्रोत है जिनके नाम पे मैं संस्था चला रही हूँ। फिर भी मैं आपको बताना चाहूंगी, लखनऊ में हमारी माननीय महापौर साहिबा श्रीमती संयुक्ता भाटिया जी जो है वो मेरी आदर्श हैं, मेरी गुरु हैं, क्योंकि वो लखनऊ की प्रथम महिला महापौर हैं। और जो लोग कहते हैं कि महिलाएं कुछ नहीं कर सकती, देखिए एक महिला क्या नहीं कर सकती। उन्होंने लखनऊ को उत्तर प्रदेश का नंबर 1 रैंकिंग कर दिया सफाई में। और इतनी सामाजिक महिला है कि उन्होंने अपने कार्यों से लोगों के दिल में जगह बनाई है। अरविंद जी, आप जैसे आप हैं, आपका जनपक्ष है, आपका व्यवहार है, जितनी देर मैंने आपसे बात की, बात तो सभी करते हैं, लेकिन आपने दिल में जगह बना ली। आप लोगों के दिल में जगह बनाते हैं, तो ये बहुत बड़ी बात है। आजकल किसी पे किसी चीज की कमी नहीं है, सिर्फ जगह दिल में बनानी चाहिए। तो हमारी जो महापौर साहिबा हैं, उन्होंने सबके दिल में जगह बनाई है। वो एक लखनऊ की आदर्श महिला है, हम सब उनको शत शत प्रणाम करते हैं। और मेरी संस्था में उनका बहुत बड़ा अहम रोल है। वो मेरे हर कार्यक्रम में आई हैं और मुझे आशीर्वाद देती हैं। जब फोन करती हूँ, कल भी उनसे मिलने गई थी, एक बच्ची की तरह मुझे आशीर्वाद देती हैं। और वही मेरी गुरु हैं और उन्हीं का आशीर्वाद मुझे प्राप्त है। और मैं जनपक्ष को भी बधाई देना चाहूंगी। अरविंद जी, आपसे पहली बार बात हुई, क्योंकि आप जनपक्ष इतना अच्छा काम कर रहा है, मैंने कभी सोचा ही नहीं था कि आप लोगों को कनेक्ट कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं एक दूसरे से। मैं आपसे वादा करती हूँ, मेरी संस्था से और संस्था से जुड़े जिन लोगों से भी आपको जो भी सेवाएं हो वो आप बिल्कुल लीजिए, खूब सेवाएं लीजिए, लोगों को जागरूक करिए, और ये हमारा सौभाग्य होगा। बिल्कुल। देखिए, हम पहला तो ये चाहते हैं कि जब तक कोविड-19 का ये संक्रमण काल चल रहा है, तब तक एक टीम बना करके आप जो भी लोग बात करना चाहें, आप अपने साथ 2 लोगों को, 3 लोगों को हमारे जनपद के विमर्श में लाइए, जैसे सब बात निकले रोजगार से जुड़े। और दूसरा, कोविड-19 का संक्रमण काल खत्म होने के बाद हम आपसे चाहेंगे कि वैदेही वेलफेयर फाउंडेशन की चीफ है, संस्थापक है, फाउंडर है डॉक्टर रूबी राज सिन्हा जी से हम अनुरोध करेंगे, विनम्र अनुरोध करेंगे कि आप लखनऊ के अगल बगल के जनपदों में, जैसे बाराबंकी मेरा गृह जनपद है, यहाँ पर इन जनपदों में भी आप अपने सामाजिक कार्यों को करने के लिए निकलिए। ये जितने जनपद बगल के हैं हमने गिनाए हैं, यहाँ पर जनपद की टीम, वहाँ के सामाजिक कार्यकर्ताओं की टीम हमसे जुड़ी हुई है। हम चाहेंगे जब स्थिति हो तो एक दिन का प्रोग्राम, अवेयरनेस प्रोग्राम वहाँ की कोई सामाजिक संस्था लगावे, लेकिन आप उसमें बतौर गेस्ट पहुंचिए और वहाँ के लोगों को कुछ बताइए। जब लोग एक दूसरे से जुड़ते हैं, अच्छे लोग, वहाँ की सामाजिक
लखनऊ में आप वहां जाएंगी तो कुछ अच्छी चीजें बताएंगी। एक दायरा अच्छे लोगों का बढ़ेगा, अच्छे लोग इकट्ठा हो जाते हैं, अच्छे लोग पीछे रहते हैं, तो हाँ अच्छे लोग आओ। अब हम चाहेंगे विमर्श के अंत में कि हम लोग सुने और समझें कि इस विमर्श में शामिल होकर के आप इस विमर्श में आप शामिल हुई। मेरी सेवाएं हमेशा आपके साथ है और आप मेरी सेवाएं लीजिए। निशुल्क मेडिकल कैंप के लिए मुझे कोई भी व्यक्ति संपर्क कर सकता है। मेरे पास हर समय 250 लोगों की दवा तैयार रहती है, कोई भी मुझसे फायदा उठा सकता है। कहीं भी आप मुझसे मेडिकल कैंप और सैनिटरी पैड जब माहवारी जागरूकता अभियान आप मुझसे कहीं भी करवा लीजिए। मेरे पास 1000 सैनिटरी पैड और 250 लोगों की आम दवा हमेशा तैयार रहती है। जिसको भी फायदा लेना है वो मुझसे संपर्क करे और फ्री में कराए, एक पैसा नहीं लेती हूँ मैं। जनपक्ष में शामिल होकर मुझे बहुत अच्छा बढ़िया। और जी हम बात करके बाराबंकी जनपद का मुख्यालय से दूर सुदूर, जहां पर वास्तव में लोगों को, महिलाओं को भी और बच्चों को एक जागरूकता की और एक अपनत्व के भाव की जरूरत है। और वैदेही फाउंडेशन, वेलफेयर फाउंडेशन की अध्यक्ष डॉक्टर रूबी राज सिन्हा जी आज हमारे जनपद में आप पहली बार शामिल हुई। हम चाहते हैं ये पहली बार ना होकर के आज से ये शुरुआत है। आप जब भी समय हो आप निकल करके आएंगी, बात करेंगी। और हम बाराबंकी जनपद से में आपको सादर आमंत्रित करते हैं। जैसे ही कोविड-19 का संक्रमण काल खत्म होगा, अनुमति मिलेगी, हम एक कार्यक्रम आपका लखनऊ से करीब 40 किलोमीटर दूर जगह पड़ेगी, फतेहपुर तहसील कस्बा कुर्सी विधानसभा पड़ेगी। वहां पर एक महिलाओं के बीच में आपको हम ले जाएंगे, जहां पर आप महिलाओं से संबंधित बात करें। जनपक्ष वैचारिक विमर्श के साथ साथ जमीन पर काम कर रहे लोगों को उत्साहित करने का, प्रेरित करने का और उनके साथ चलने का संकल्प लिए हुए लोगों की एक छोटा सा प्रयास है। हमारे साथ अगर बनारस के वंदना रघुवंशी जी जुड़ी हैं पूर्वांचल राज आंदोलन की, तो बस्ती के अनुज राही भी जुड़े हुए हैं, बलिया के विवेकानंद सिंह बाबुल भी जुड़े हुए हैं, लखनऊ के सामाजिक कार्यकर्ताओं की हमारे पास टीम ही है, पश्चिम उत्तर प्रदेश से भी हमारे पास अविनाश साहू है, दिल्ली से MAT के प्रोफेसर की टीम है, ऑर्गेनिक खेती करने वालों की टीम है। और उसी कड़ी में ये हमारे पूरे जनपद की टीम के लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है कि आज डॉक्टर रूबी राज सिन्हा भी वैदेही फाउंडेशन भी जनपद से जुड़ गया है, हम वैदेही फाउंडेशन से जुड़ गए हैं। और इसी आशा और विश्वास के साथ कि अटल जी के लखनऊ को भाटिया जी बतौर मेयर और अच्छा करती रहेंगी और उनके शिष्यत्व और आदर्श मानने वाली डॉक्टर रूबी राज सिन्हा जी उनसे प्रेरित होकर के समाज में अपना योगदान देती रहेंगी। अपनी सासू माँ के प्रति जो आपका स्नेह है, वही स्नेह अगर सभी परिवारों में आ जाए तो परिवारों की खुशहाली दिन दूनी रात चौगुनी बनेगी। इसी आशा और विश्वास के साथ हम फिर